क्या ये जो बच्चे स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाते हैं या आप जैसे टीचर्स जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये सिस्टम तक पहुंचती हैं या सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है? सामने बैठ के उन्होंने हमें कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई आश्वासन नहीं दिया था। वो जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे थे, वो डीओपीटी मिनिस्टर सीधा का सीधा एसएससी चेयरमैन से पूछते थे, हाँ या हाँ, ना तो ना। आप कुछ भी बोल देती हैं, कभी आपको डर लगा? देखिए, मैं ये तो जरूर जानती हूँ कि डर सबको लगता है ना, गला सबका सूखता है। तो मतलब ये हम समझे कि नीतू मैम की जो प्यारी सी स्माइल है, इसके पीछे डर है? देखिए, आपको स्माइल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर आ रहे हो, आप नहीं रो सकते सबके सामने, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आई एम अ सिंगल मदर। मैं लिटरली बताती हूँ, मैं बहुत अच्छी हाउसवाइफ मटेरियल थी। मर्दों की किस्मत खराब है यार। क्योंकि जो कथावाचक हैं, बहुत लोग सुनते हैं उन्हें, आपकी उस पर क्या राय है? मूर्ख बनाते हैं मैम सब। अरे अधिकतर जितने फेमस लोग सब मूर्ख बनाते हैं, बस खाली एक। अच्छा मैम, एक जो टॉपिक होता है एलिमनी को लेकर, लड़कियों को बड़ा ट्रॉल किया जाता है। आप तो खुद सिंगल मदर हैं, सब जानते हैं आपकी लाइफ के बारे में, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? अरे भाई, मेरा पूरी कंपनी मेरे हस्बैंड ने पचा लिया, मुझे एलिमनी में फूटी कौड़ी नहीं मिली है। फॉर गॉड सेक, मुझे बदनाम मत करना। मेरी कंपनी ले ली यार, मुझे तो एलिमनी, मैं तो डर के मारे नहीं गया कि मुझे ही ना देना पड़ जाए। ज़्यादा पैसा आप कमा रही थी क्या मैम? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही खास पॉडकास्ट। और आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं उनका आपको देना चाहती हूँ। केडी कैंपस, केडी लाइव और केडी पब्लिकेशंस की फाउंडर एंड डायरेक्टर, एक बहुत ही चर्चित टीचर, स्टूडेंट्स की पहली पसंद के तौर पर जानी जाती हैं, नीतू मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ये बताइए कि आप बच्चों को बहुत करीब से देखती हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। लड़ाई आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए है? पढ़ाई के लिए है या सिस्टम से लड़ाई? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, सरकारी नौकरी में कमी होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि अब ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया है। अब इस टफ कंपटीशन में अपने लिए एक सीट सिक्योर करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग कई बार बच्चों को बताते हैं कि ऐसे 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जबकि हमें पता है कि ये बहुत मेहनत भरा काम है। 10-10 घंटे लगाए रखना अपने आप को पढ़ाई में। बच्चे जाके लैब, जो यहाँ पे आप लाइब्रेरीज देखोगे दिल्ली के या बाकी छोटे शहरों के भी, सब भरे रहते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ आपके हाथ में वो तो आप करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। अब आप पूरी तैयारी करके सेंटर जा रहे हो तो पता चल रहा है सेंटर किसी तबेले में है, फिर पता चल रहा है वहाँ पे माउस नहीं चल रहे हैं, सर्वर ठीक से नहीं चल रहा है, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है, आपको जो रफ शीट मिल रहा है उस पर पेपर लगाते ही वो रफ शीट हट जा रहा है, इतनी पुअर क्वालिटी का है। तो ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। बच्चा मेहनत करने को तैयार है, लेकिन बाकी तो सिस्टम सही होना चाहिए ना। लेकिन अब आपकी बात से एक सवाल मेरे मन में और आता है कि सिस्टम को लेकर आप कह रही हैं कि इस तरह की दिक्कतें हैं। सरकारी नौकरी भी आप कह रही हैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन सब बच्चों के पास है नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर क्या वजह है कि बच्चे सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि बच्चों को सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट जॉब्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप इस तरीके के अब उन पर जाना चाहिए, उनको अपने लिए ऑप्शन चूज़ करने चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप प्राइवेट जॉब्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स है कहाँ? जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, मैंने उनको यही चीज़ कहा कि अपने राज्य में रोजगार का डिमांड करो। पहले तो आपके पास इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, तो इसमें प्राइवेट जॉब्स क्रिएट होगा। ये चीज़ें नहीं दिख रही है। अगर आप कहेंगे नहीं स्टार्टअप कर लो, तो स्टार्टअप एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास पूंजी ही कितना होता है कि वो स्टार्टअप कर सके। मैक्सिमम वो क्या करेंगे तो एक ठेला लगा लेंगे या फिर चाय की टपरी खोल लेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपको कमाई भी करनी है, साथ में समाज में एक सम्मानजनक पोजीशन भी चाहिए आपको।
और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के पास है वो है एक सरकारी नौकरी। प्लस बच्चे तैयारी करते हैं तो मेहनत करते हैं, और वो मेहनत से एक नौकरी चाहिए उनको, उनके लिए वो भीख भी नहीं मांग रहे, वो भी कह रहे हैं कि जितने नौकरियां हैं उसमें ही हम एक जॉब सिक्योर कर लेंगे, लेकिन आप उनको प्रॉपर मौका तो देंगे। और मौका यहाँ पर जो एसएससी की बात आ रही है, तो वो पिछले 1 साल से हम लोग इस प्रॉब्लम में हैं कि उनके पास एक प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है उनको जहाँ पर ढंग से एग्ज़ाम दे सके। तबेलों में सेंटर्स खुल रहे हैं, उसके बाद बहुत दूर दूर सेंटर पड़ रहा है, उनके पास पेपर पेन वगैरह नहीं होता प्रॉपर तरीके से, एग्ज़ाम में रफ शीट नहीं मिलते हैं उनको ढंग से, उनके स्क्रीन ब्लैंक हो रहे हैं, माउस नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है मैम। आप देखो तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बाकी सिस्टम को प्रोवाइड करना है ना। लेकिन नीतू मैम, आप हमेशा स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाती हैं, आप हमेशा बात करती हैं, स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए आप लड़ती हैं। अभी मैं अगर 2 तारीखों का जिक्र करूं, 24 अगस्त और 31 जुलाई, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हिरासत में भी लिया गया, ज़बरदस्त विरोध दिखा, कंट्रोवर्सीज हुई, क्या कहेंगे आप उस आंदोलन को लेकर? देखिए, हम लोग 24 जुलाई को सिर्फ मार्च करके हम लोग का था कि हम लोग जाके डीओपीटी मिनिस्टर को अपना ज्ञापन दें और उनको बताएं क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन हमें तुरंत ही वहाँ पे विदिन 15 मिनट्स में ही हमें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद हम लोग को ले जाया गया नजफगढ़ थाने में, जहाँ पे रात को अराउंड 8:30-9 बजे वहाँ से हम लोग छूटे हैं और घर में करीबन 10:30-11 बजे मैं पहुँची। ये था 24 जुलाई की बात। उसके बाद ये इनमें हम लोग ने बच्चों को शामिल नहीं किया था, टीचर्स का विरोध, सिर्फ टीचर्स हम लोग आए थे, क्योंकि हमें था कि भाई दिल्ली में विदाउट परमिशन अगर हम लोग बहुत भीड़ जुगाड़ करेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम लोग 25-50 टीचर्स की बात किए थे कि बस वही जाके हम लोग ज्ञापन दे के आएंगे। लेकिन उस दिन हम लोग 2 जगह पे अरेस्ट हुए हैं। कुछ लोग हम लोग के अरेस्ट होने के बाद, मतलब डिटेन होने का, नॉट अरेस्ट कहूँगी मैं, डिटेन होने के बाद वो लोग जंतर मंतर चले गए, कुछ टीचर्स के साथ कुछ बच्चे, वहाँ पर भी कुछ लोग डिटेन हुए। तो उसके बाद जब दूसरे दिन हमारे पास FIR की कॉपी आ गई, क्योंकि उसमें FIR हो गया है, उसके बाद परमिशन लेके एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट विद स्टूडेंट्स प्लान किया गया था जो रामलीला मैदान में हुआ। उसमें परमिशन 5 बजे तक का था, लेकिन बच्चे बहुत दूर दूर से आए थे और क्योंकि वो बस आए ही थे तो उनका था कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास रात में रहने का जगह नहीं है। तो वहाँ पे कुछ टीचर्स मौजूद थे और करीबन 500-700 बच्चे मौजूद थे। नहीं, हम करीबन 5 बजे निकल चुके थे, क्योंकि 2 मुद्दे थे। एक तो था कि मेरे पास कॉल आया था कि आप कहाँ हैं, क्योंकि स्पेशल सेल के कुछ लोग आए थे, और 7 बजे के लगभग मेरे बेटे को 102 फीवर भी आ गया था। तो मेरा था मैं ये दोनों मुद्दे को निपटा के आऊँ, और अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट चलेगा आगे तक तो फिर बात करके फिर मैं आऊँगी। लेकिन 7-7:30 बजे के लगभग वहाँ लाठीचार्ज हो गया। देर तक रुके इस वजह से लाठीचार्ज? कुछ टीचर्स थे और करीबन 500-700 बच्चे थे। उन लोग को बार बार पुलिस ने वार्निंग दी कि आपका टाइम खत्म हो गया है, आपके प्रोटेस्ट का परमिशन 5 बजे तक था, लेकिन वो लोग वहाँ बैठे रहे तो उन पर लाठीचार्ज इन द सेंस क्या हुआ कि स्टेज पे चढ़ के कुछ लोग थे जो सादी वर्दी में थे, पुलिस वाले ही थे मोस्ट प्रोबेबली, और उन्होंने उठा के वहाँ से बच्चों को और टीचर्स को फेंकना शुरू किया। और उसके बाद थोड़ी देर में ही सारे बच्चों को बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया गया और सबको खदेड़ के बाहर निकाला गया। करीबन 50-60 लोगों को गाड़ियों में भर के और पुलिस स्टेशन ले जाया। क्या मांग थी आपकी, क्या चाहते थे स्टूडेंट? देखिए, इस बार जो मांग बच्चों की थी उनका यही था कि जब से ये एडिक्विटी आया है तब से ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एडिक्विटी को हटाया जाए, इनका सबसे पहला डिमांड यही था कि एडिक्विटी को हटाया जाए, क्योंकि हम पढ़ के तो आ रहे हैं एग्जाम देने, लेकिन ये तो सारा का सारा किस्मत का खेल हो गया कि हमारा अगर सर्वर चला कि नहीं चला, माउस चला कि नहीं चला, ये सारा किस्मत का खेल हो गया। तो उनका पहला एक ही डिमांड था सबसे पहला कि एडिक्विटी को हटाया जाए। 10 से 5 बजे तक जो प्रोटेस्ट हुआ, आप 5 बजे तक वहीं पर थी? मैं दोपहर में कुछ देर के लिए बाहर निकली थी, उसके बाद शाम को फिर मैं गई हूँ और उसके बाद 5 बजे के पहले निकल गई, क्योंकि वहाँ पे 2 तरह की बातें हो रही थी। एक बात हो गई थी, कुछ हम लोग जो को टीचर्स को बताया गया था कि 5 बजे तक प्रोटेस्ट है और 5 बजे से पहले आप लोग भी निकल जाइए ताकि बच्चे भी निकल जाए। तो हम लोग जो 3-4 टीचर्स थे, जैसे नवीन सर है, गौरव सर, मुझे, हम लोग निकल गए। इनफैक्ट मुझे जब मैं रास्ते में थी तो मेरे पास फिर फ़ोन आया एक टीचर का कि मैम आप कहाँ चली गई हैं, अभी यहाँ रहना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि मेरे बेटे का तबीयत ठीक नहीं है, पहले मैं जाऊंगी,
दवा दूंगी क्योंकि मैं सिंगल मदर हूं। मैं पहले बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ा फीवर उतरे, उसके बाद फिर मैं आपसे बात कर लूंगी। लेकिन तब तक मेरे पास खबर आने लगी और वो पूरा लाइव चल रहा था कि वहां की लाइट काट दी गई, पूरा अंधेरा हो गया था और अंधेरे में फिर कौन किसको उठा के कहां फेंका कुछ पता नहीं चला। कुछ ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया और बहुत सारे लोग डिटेन हो गए। अच्छा मैम, क्योंकि देखिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर सब कुछ आ जाता है। इस प्रोटेस्ट की तस्वीरें, वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए। आपको लगता है कि क्या ये जो बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाते हैं या आप जैसे टीचर्स जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये सिस्टम तक पहुंचती हैं या सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती हैं? क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने जो 24 जुलाई को ये मार्च किया था डीओपीटी के तक, ये जब हमें डीओपीटी से मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि आप लोग 250 टीचर्स थे जो आप लोग इधर आ रहे थे, वो हमें सब खबर थी, तो उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें सिस्टम दुरुस्त करना है तो हम सरकार के खिलाफ हो हल्ला मचाने से अच्छा है कि सरकार के साथ मिल के काम करें। तो हम लोगों ने 4 टीचर्स ने जाके ये सारा मुद्दा उठाया था और सबसे अच्छी बात क्या हुई थी कि उन्होंने डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो चेयरमैन है एसएससी की, उनको भी बुला लिया था जी। सामने बैठ के उन्होंने हमें कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई आश्वासन नहीं दिया था। वो जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे थे वो डीओपीटी मिनिस्टर सीधा का सीधा एसएससी चेयरमैन से पूछते थे, हाँ या हाँ, ना तो ना। तो क्या आपको वहां से जवाब मिला? हमें 3-4 रिलीफ मिली। जैसे एक तो सीपीओ एसआई का रिजल्ट 17-18 महीने से नहीं आया था। उन्होंने कहा कब तक दोगे ये बता दो, क्योंकि ये मैंने उठाया था मुद्दा। उन्होंने जैसे चेयरमैन की तरफ देखा, उन्होंने बहुत लंबा बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे ऐसे केस हो गया था। उन्होंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा सारा सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने कहा रिजल्ट कब दोगे? उन्होंने कहा 1 वीक के अंदर, 3 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था। एक तो सबसे पहला ये रिलीफ मिला था। दूसरा हमने कहा कि खुद क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं और 100 रुपये बच्चों से वसूलते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन का, एक क्वेश्चन का 100 रुपये लेते हैं, हाँ, रीचेकिंग का। और उसके बाद इतना पैसा जो जमा हो रहा है, इनके डायरेक्टर साहब का कहना है कि उसी से तो सड़कें बन रही है, वो तो सरकार के पास जा रही हैं, हम थोड़ी ले रहे हैं। तो डीओपीटी मिनिस्टर ने सीधा उनको कहा कि ये पैसे क्यों लेते हो, नहीं लेना चाहिए। तो चेयरमैन ने कहा अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो ये लोग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर बहुत सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पैसा लेके वापस कर देंगे। ये कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, जो क्वेश्चन ओरिजिनली रॉन्ग है, उसके पैसे हम वापस कर देंगे। ये मामला हम लोग के फेवर में आ गया। फिर हमने कहा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो आप नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी इतने प्रॉब्लम्स आए हैं जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और हमने ये मुद्दा भी उठाया कि फेज़ 13 में 55,000 बच्चों से ज़्यादा को प्रॉब्लम हुआ। ये आपके चेयरमैन खुद माने हैं अपने एक नोटिस में। तो उन्होंने कहा डीओपीटी मिनिस्टर ने कि अगर 55,000 एक बच्चा भी हुआ तो हम उनका री एग्ज़ाम करवाएंगे। उन्होंने ये कहा। तो मतलब कुल मिलाकर आपको 55,000 नहीं, 59,500 का री एग्ज़ाम का डेट भी आया और आज री एग्ज़ाम भी हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें मिलती चली गई। हमें एक चीज़ जो हमने कहा था कि भाई आप 6 महीने का जो एक ब्रैकेट है, एज रेकनिंग का डेट है, 1/1/2025 कर दो, उसमें चेयरमैन नहीं माने। और हमने जब कहा कि एडिक्विटी हटा के आप टीसीएस को लाइए, क्योंकि इनके पास तो अपने सेंटर्स ही नहीं है, तो देखिए उनके पास भी कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि क्या आपको टीसीएस फंडिंग कर रही है, आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बन के क्यों आए। तो हमने कहा देखिए हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, बेटर इंफ्रा एंड बेटर फैसिलिटीज़। उन्होंने कहा दिया, ये आपको मिल जाएगा। फिर हमने कहा कैसे मिल जाएगा, अभी तो इतना एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है, उसको आप पोस्टपोन करिए। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि स्टेनो के एग्ज़ाम में बच्चे कम अपियर होते हैं, हम वो अच्छे से कंडक्ट करा लेंगे, और उसके बाद अगर वो ठीक रहेगा तो हम एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, नहीं तो पोस्टपोन करेंगे। लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया सीजीएल का एग्ज़ाम। हमारा एक जो डिमांड था कि एडिक्विटी हटाइए। तो देखिए आप भी आप खुद सोचिए, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, आप कहोगे मुझे ये फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो कहेगा दिया। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मुझे यही मैनेजर, यही वेटर से चाहिए, तो वो कहेंगे कि ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो सेम हालत हम लोग की हुई। उन्होंने सीधा कह दिया आप स्पोक्स पर्सन बन के बात मत करिए, आपको जो फैसिलिटी तो बेसिकली मतलब कि सोशल